Our next topic is modern periodic table. ठीक है. It must be clear that when a Mendeleev explain or give its periodic classification, that time nobody know about the internal structure of a atom. यानी अगर ये बात दिमाग में आती थी कि जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को दिया तो क्या उसमें कोई भी साइंटिस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नहीं जानता था. ठीक है. बट 20th सेंचुरी में इसके बहुत सारे प्रूफ मिले रिगार्डिंग दी सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि बहुत सारे विटनेस प्रूफ मिल गए कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की कुछ चीज़ें होती हैं. उनमें से एक प्रूफ ये भी था इन 1930 अ साइंटिस्ट नेम हेनरी मोजले. हेनरी मोजले थे हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है. उन्होंने क्या किया, ही मेड ए ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर. उन्होंने एक ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, यानी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ बनाया एंड इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. वो एक स्ट्रेट लाइन था. उन्होंने ये ग्राफ किस तरह बनाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे उसका उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा तैयार किया. ठीक है. और उस एक्सरे स्पेक्ट्रे को माइंड में रखकर उन्होंने इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया और वो ग्राफ उनको एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिला. तो इससे उन्होंने एक बात ये बोल दी, क्या कि एटॉमिक नंबर ही इसकी फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मास नहीं है. ठीक है. फिर वहां से एक बात और क्लियर हुआ, एटॉमिक नंबर ऐसा क्या था एटॉमिक नंबर में. एटॉमिक नंबर को हम 9 से पढ़ते आते हैं. एटॉमिक नंबर दैट इन विच एनी एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप ये बोल दो एनी एटम कंटेन नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन करेगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा. या हम एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. जितनी ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं. ये भी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होता है. और इसके अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट इज न्यूट्रल. उसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट क्या हो जाता है, हमारा न्यूट्रल हो जाता है. अब देखो दोबारा आते हैं. एटॉमिक नंबर से एक बात पता लग गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर, इन न्यूट्रल स्पीसीज आप बोल सकते हो, किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसका उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा प्रिपेयर किया. और उस एक्सरे स्पेक्ट्रा को माइंड में रखकर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में उन्होंने ग्राफ बना दिया जो हमें स्ट्रेट लाइन मिला. अब हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होता है, किसी का 11, किसी का 12, यानी कि धीरे धीरे एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर बढ़ते गए तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्राफ बना दिया और ये बिल्कुल फिट हो गया. ठीक है. तो ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर कहाँ से आया. इसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था हमारा, जैसे मेंडलीव ने क्या बोला था, ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. सिमिलरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या थी, ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. वहाँ पर मास था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इसका, यानी कि यहाँ से आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिफाइन हो जाता है. ये एप्लीकेबल अप्रोक्सीमेट 94 एलिमेंट उसमें डिस्कवर्ड हो पाए थे. ठीक है. तो वहाँ तक इन्होंने, और इतनी सारे एलिमेंट की क्लासिफिकेशन होने की वजह से इसको लॉन्ग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी बोला जाता है. लॉन्ग
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के द्वारा दिए गए ग्रुप यानी कि वर्टिकल कॉलम और पीरियड यानी कि क्या हॉरिजॉन्टल रॉस का भी यूज हुआ। और उस समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं 18 और पीरियड कितने हैं 7। ठीक है, अब 94 तक तो हमने उनके अंदर प्लॉट कर दिया। 94 के बाद हमने क्या किया, 94 के बाद हमने नोमेनक्लेचर 100, ठीक है, 100 के बाद उनका कुछ नोमेनक्लेचर यानी हमने उनके लिए जगह तो फिक्स कर दी। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि उसके बाद आना क्या एलिमेंट कौन सा जो डिस्कवर होंगे, तो उसके लिए हमने अगला टॉपिक पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो नोमेनक्लेचर एलिमेंट देखो, हम 94 के बारे में तो हमने उनको प्लॉट कर दिया था। जो एटॉमिक नंबर 100 के बाद, ठीक है, थे, उनको जब हमने प्लॉट कर दिया, एक्चुअली वो डिस्कवर नहीं हुए थे, बट हमने एक नोटेशन, ठीक है, नोटेशन एक एब्रिविएशन यूज किया जो कि अभी भी थोड़ी देर पहले एक टेबल में ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 101। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब देखो 1 के लिए हमने क्या यूज करते हैं, 1 के लिए यूज किया हमने अन। 0 के लिए क्या यूज करते हैं NIL ने। फिर दोबारा 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं अन। ये तीनों यूज करने के बाद हर वर्ड के पीछे IUM लगाओगे आप। ठीक है, यानी इसका एक्चुअल नेम क्या बन जाएगा UN NIL UNIUM। यानी पहले आप इसके लिए यूज करोगे, फिर इसके लिए एब्रीविएशन यूज करोगे, फिर इसके लिए एब्रीविएशन यूज करोगे, और हर वर्ड के पीछे आप ये IUM लगाओगे। कुछ आप भी कर लो 117। ठीक है, जैसे 1 के लिए हमने क्या यूज किया अन, अगेन 1 के लिए अन, और 7 के लिए सेप्ट। ठीक है, सेप्ट, तो इसके लिए और प्लस में IUM तो लगना ही है IUM, तो इसका पूरा नाम क्या होगा अनसेप्टियम। क्लियर, इस तरह। और कुछ क्वेश्चन आप भी कर सकते हो 118 109 11, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, we have to know 2 more important terms. One of them is nuclear charge. देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है। न्यूक्लियर चार्ज को समझने के लिए हम सबको पता है एटम इज लुक लाइक स्फीयर इन शेप। उसके जो सेंटर के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखो हम इसे न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोलते हैं। हम सबको पता है न्यूक्लियस एटम के सेंटर में फिक्स होता है, इट कांट रिवॉल्व अराउंड हियर एंड देयर, इट इज फिक्स इन द सेंटर। और इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। देखो अगर अब जब चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाने के वजह देखो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में एक इंटरेक्शन होती है। ठीक है, इंटरेक्शन, और ये जो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरेक्शन होती है, और वो इंटरेक्शन किस तरीके की होगी, अट्रैक्शन टाइप की। ठीक है, यानी कि हम एक बात बोल दें, न्यूक्लियर चार्ज इट इज एन अट्रैक्टिव पावर विच एग्जिस्ट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। जो
न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव पावर एग्जिस्ट करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, या फोर्स बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरी बात, अब एक बात और भी, बाई चांस एक शेल और होता है इसी के अंदर, अब आप सबको पता है शेल, नो डाउट इसके अंदर भी ये पावर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, यानी कि जो जितना ज़्यादा पास होगा उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम बोल देंगे कि न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव के पास जितना नेगेटिव होगा उतनी अट्रैक्शन होगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे अट्रैक्शन होगी बट लेस अट्रैक्शन होगी। क्लियर। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसका, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अगेन मैं सेम यही मॉडल ले लेता हूँ, ये आपके सामने, ठीक है। सेंटर में आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करेंगे आप, ठीक है। अब देखो क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आएगी, रिपल्शन, ठीक है। हम यहाँ पर अट्रैक्शन का कोई फैक्टर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में और अंदर वाली शेल में, या जितनी और इसके अंदर सारी शेल होंगी, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन, और ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रिपल्सिव पावर, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट इज एन रिपल्सिव power which exists in between cells electron, जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन यानी कि शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो रिपल्शन पावर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट दिस इज अ बल्ब, ठीक है, मैं थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट को, मैं इसको एक बल्ब ले लेता हूं, ठीक है, और अब मैं इसके, दिस इज अ बल्ब, अब मैंने इसके आगे एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये बल्ब है और यहाँ एक पर्सन खड़ा है। अब आपको पता है कि जो बल्ब जैसे ही ग्लो करेगा इसकी जो रोशनी है वो पर्सन इजीली देख पाएगा। जैसे इसके बीच में मैंने एक शेल लगा दी या एक स्क्रीन लगा दी, एक पर्दा लगा दिया, तो इस पर्सन को इसकी रोशनी यानी कि बल्ब की रोशनी थोड़ी सी कम नजर आएगी। अगर मैंने इसके ऊपर और पर्दा लगा दिया तो और रोशनी कम आएगी, फिर और पर्दा लगा दूँ, और पर्दा लगा दूँ, और पर्दा लगा दूँ, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी इसकी रोशनी इस पर्सन को दिखना बंद हो जाएगी। इसको हम देखो, इस बल्ब को इस स्क्रीन ने शील्ड कर दिया, नेक्स्ट को इसने शील्ड कर दिया, नेक्स्ट को इसने शील्ड कर दिया, नेक्स्ट को इसने, नेक्स्ट में, यानी एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इस पर्सन को इस बल्ब की रोशनी दिखनी बंद हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी स्क्रीन इफेक्ट और ये आपका न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। हाँ, एक बात और, स्क्रीन इफेक्ट देखो आप सबको पता है शेल होती है हमारी SPDF। सबसे ज़्यादा देखो S हम सबको पता है न्यूक्लियस के पास होता है, स्क्रीन इफेक्ट S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का, यानी कि सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और एक तरीके से हम इसको पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या ट्रेंड है, मतलब कि अगर लेफ्ट टू राइट जाओ तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, और हम फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बोल दो या एटॉमिक साइज बोल दो, ठीक है। रेडियस और साइज देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ नील बोहर,
ही सेड दैट एवरी एटम इज अ लुक लाइक स्फीयर, यानी कि वो स्फीयर की तरह हमें नजर आता है, स्फीयर की तरह। देखो ये आपका स्फीयर हो गया। अब उसको पता है कि आपको वहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है और एक आउटर मोस्ट है, यानी ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर एटम में हम सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और एंड पॉइंट यहाँ तक कि हम इस पॉइंट को सेंटर से लेके आउटर मोस्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं से क्या आता है, एटॉमिक रेडियस। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ब्रैकेट में न्यूक्लियस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल बोल दो या लास्ट शेल, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ये। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, हम इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब हम जिस तरह एग्जांपल ले लें, अगर एक नॉर्मल एटम के बारे में, उसके साइज के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, तो एटम, नॉर्मल एटम का साइज होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अगर मैं न्यूक्लियस का साइज बोलूँ, न्यूक्लियस का साइज, तो अप्रोक्सीमेट 10⁻15 मीटर के अप्रोक्स होते हैं। ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज के अंदर देखो लेफ्ट टू राइट, और सबसे पहली बात आती है, हम डिस्कस करेंगे पीरियड के अलावा, राइट। पीरियड यानी कि आप बोल दो लेफ्ट टू राइट, पीरियड को हम लेफ्ट टू राइट भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल, राइट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्रॉस, यानी कि ये कुछ भी आप बोल दो, पीरियड लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल या रो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमने पीरियड के बारे में डिस्कशन किया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक नियोन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप यहाँ पे ये निकालो कि ये कौन सा पीरियड है, सबसे पहले ये कर देते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 5 है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी आपकी, 2 and 3, ठीक है। कितनी, फर्स्ट और सेकंड 2 शेल है, तो कौन सा पीरियड है ये हमारा, सेकंड, क्लियर, सेकंड पीरियड के मैंने कुछ एलिमेंट आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिए, क्लियर। तो अब देखो क्या किया, अब ये चीज़ होगी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। अब यहाँ पर देखो समझने वाली चीज़, मैं इसको देखो KL यानी कि KL और सब के अंदर KL और KL, यानी सब के अंदर 2 शेल है, इसीलिए मैंने उसको पीरियड बोलता। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन सब के अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात देखो, L ये है आपके सामने जो मैं टिक कर रहा हूँ, L के अंदर, L सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, राइट, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं एल में, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन तो सब में ऑलरेडी अंदर वाले, यानी कि के अंदर के शेल इलेक्ट्रॉन सेम, बट एल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। न्यूक्लियस भी हमारा वही है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हम सबको पता है एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसको हम ऑलरेडी क्या बोल चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज, राइट। इसको हम न्यूक्लियर चार्ज पहले बोल चुके हैं। चलो अब देखो इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसके बीच में भी क्या आएगी, अट्रैक्शन, यहाँ भी अट्रैक्शन और यहाँ पे भी अट्रैक्शन, यानी कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो ही रही थी। अब यहाँ वाला प्रोटॉन और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगी, क्लियर, बिल्कुल, ठीक है। बट एक चीज़ और यहाँ पे फोकस करो,
इन दोनों शेल के बीच में, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स और एग्जिस्ट करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, ये आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी है। क्लियर? अब देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एल के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा था, मतलब आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आउटर मोस्ट अभी 3 थे, अब ये 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7, यानी कि डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बीच में क्या आएगी, अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा फिर न्यूक्लियस में अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा फिर न्यूक्लियस में अट्रैक्शन। यानी कि एक तरीके से क्या है, ऑटोमेटिक, अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन खींचता जाएगा अपने पास, तो ऑटोमेटिक साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। क्लियर? यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे वर्डिंग लिखनी है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इलेक्ट्रॉन इज increases in outermost shell, then nuclear charge is dominant over स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक बात याद रखना क्लास, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन तो होएगी, मगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इंक्रीज होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन भी होगी, मगर अट्रैक्शन का फैक्टर रिपल्शन के फैक्टर के ऊपर डोमिनेंट होता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेंट ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है? अब देखो ऑटोमेटिक, मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ। हम जब हम रोको, यानी कि देखो जब हम रस्सी को खींचते हैं, 2 टीम है, एक टीम ए और एक टीम बी, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, नल पॉइंट, ठीक है, इधर से भी खींच रहे हैं और यहाँ से भी खींच रहे हैं। अगर इस तरफ खींचने की पावर ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक सारी टीम इधर चली जाएगी ए की, और अगर इधर खींचने की पावर ज़्यादा होगी तो सारी टीम इधर आ जाएगी। सिमिलरली क्या है, ये रिपल्शन भी हो रही है और अट्रैक्शन भी हो रही है। अगर अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर तो साइज अट्रैक्शन, तो साइज आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो यहाँ पर इन दोनों को एक चीज़ और डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर एक नई चीज़ हो जाती है, इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस में स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप इस इक्वेशन से समझ लो, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से, यानी कि अगर ये 10 इंक्रीज हो रहा है और 5 डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। इसका मतलब यही है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेंट ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि ओवरऑल क्या बढ़ेगा आपका, जेड इफेक्टिव। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक लाइन और इंक्लूड करेंगे, when we move from left to right, electron is increasing in the outermost shell, nuclear charge is dominant over the screening effect, so इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ ओवरऑल कंसेप्ट क्या होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को दोबारा समझ लो। जब आप लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज, ठीक है, सेकंड पॉइंट आप बोल सकते हो इन ग्रुप या अप टू डाउन या वर्टिकल या कॉलम, कुछ भी ग्रुप में अप टू डाउन वर्टिकल कॉलम। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 3 11 19, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1 2 8 1, 19 का 2 8 8 1, ठीक है।
अगर आप इसका पीरियड निकालो तो 2 शेल, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, यानी कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो पीरियड बढ़ रहा है। अब ग्रुप की बात करो, आउटर मोस्ट के अंदर हम चेक करते थे, यानी आउटर मोस्ट में सबके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये तीनों ग्रुप नंबर फर्स्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कशन पहले कर चुके हैं। मुझे साइज का फैक्टर देखना है अप टू डाउन, कि साइज बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सर्कल में इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप फर्स्ट, इसके लिए सर्कल मेंशन करो। ये पॉजिटिव चार्ज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके लिए मेंशन करो 2 इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, फिर इसके अंदर 8 आ जाएंगे, ठीक है, फिर इसके अंदर हम 1, क्लियर, यानी कि 3 शेल। अब इसके लिए देखो 1 2 3, ठीक है, और ये 4 डिपेंड करता है, सब में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपके सामने है। ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ देखो क्या है, मेन कंसेप्ट। चलो हम मेन कंसेप्ट ये होगा कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आएगी, अट्रैक्शन, बीच में अट्रैक्शन, यहाँ पर भी अट्रैक्शन, क्लियर। इसी तरह सब में अट्रैक्शन होगी, और इधर यहाँ पे रिपल्शन दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यानी शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उधर रिपल्शन, उधर भी रिपल्शन। ठीक है सर, ठीक है। जैसे मैं डाउन दी ग्रुप जा रहा हूँ, ठीक है, शेल भी इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो वही चलो जेड इफेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव हमारा क्या था, न्यूक्लियर चार्ज माइनस में स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो अब डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा नो डाउट। ठीक है, अगर ये 5 बढ़ेगा तो ये 10 बढ़ेगा, क्योंकि शेल ज़्यादा है, शेल इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। तो आप इसको देखो, व्हेन वी, अब यहाँ पे लाइन क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, देन number of electron is increases with the number of cell, so screening effect is dominant over nuclear charge, so atomic size will decrease। या फिर आप ऐसे याद रख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या आ रहा है, डिक्रीज, तो एटॉमिक साइज आपका क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज एटॉमिक रेडियस एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड इन 3 पार्ट। वन इज कोवलेंट रेडियस, another is van der Waals radius, and third one is metallic radius। okay, तो first part is covalent radius। कोवलेंट रेडियस को पढ़ने से पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पता है। देखो, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब आपको पता है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बात आती है कोवलेंट रेडियस के लिए। देखो एक एग्जांपल, कोवलेंट रेडियस के लिए मैंने पहले एक एटम ले लिया H, ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा एटम मैंने ले लिया, वो भी H। इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। ठीक है, शेयरिंग का पार्ट ये दिखा दिया। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, इन दोनों की शेयरिंग, क्लियर। ए बी इज कॉल्ड कोवलेंट डिस्टेंस।
राइट। और जब आप इसका हाफ कर दो, हाफ यानी कि हाफ करने के बाद जो आपका बनेगा हम उसको बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। वन मोर थिंग, AB इज अ कोवेलेंट डिस्टेंस, राइट। हम इस कोवेलेंट डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो डिफाइन करो कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, राइट। और अगर आपको बॉन्ड लेंथ डिफाइन करना हो तो इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, राइट। कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है आपका कोवेलेंट रेडियस। स्पेशली एक बात है, कोवेलेंट रेडियस किस में डिफाइन होता है? एटम्स के अंदर, एटम में। अभी हमने कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ा, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है, और स्पेशली किस में डिफाइन होता है? एटम्स के अंदर, राइट, बॉन्डेड एटम। अब आप आता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस के लिए हम एग्जांपल ले लो। देखो मैंने एक एटम ये ले लिया, दूसरा एटम ये, सपोज दैट दिस इज H, दिस इज H, इन दोनों का कॉम्बिनेशन H2 मॉलिक्यूल, राइट। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल और ले लिया, एक H ये, एक H ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन H2, दिस इज मॉलिक्यूल, दिस इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, राइट। ये भी आपका मॉलिक्यूल्स हो गया, दोनों मॉलिक्यूल्स हो गए। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में मान लो ये डिस्टेंस था आपका B, ये A, ठीक है। दिस इज C एंड D। अब यहां से देखो, यानी कि BC इज अ वंडरवाल डिस्टेंस, राइट। यानी कि वंडरवाल रेडियस की डेफिनेशन क्या देंगे हम? इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड, लिख लेते हैं हम वंडरवाल रेडियस, हाफ कर देंगे हम वंडरवाल डिस्टेंस का, और आपका वंडरवाल डिस्टेंस क्या होगा? इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड मॉलिक्यूल, टू बॉन्डेड एडजेस्टेंट मॉलिक्यूल, क्लियर। ये बॉन्डेड एडजेस्टेंट जो भी आप यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पर भी आ सकता था, कोई मैटर नहीं करता। इसको हम बोलते हैं BD, वंडरवाल डिस्टेंस, क्लियर। फिर इसका हम हाफ कर देंगे तो आपका क्या आएगा? वंडरवाल रेडियस। थर्ड पार्ट इज मेटेलिक रेडियस। देखो मेटेलिक रेडियस का मतलब है मेटल की रेडियस। तो इसके लिए हम डेफिनेशन क्या करेंगे? इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन adjacent metal, adjacent bonded metal, right, bonded metal in crystal lattice, ठीक है। यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा एडजेस्टेंट बॉन्डेड मेटल किसी क्रिस्टल लैटिस में। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा आप देख रहे हो, सपोज दैट दिस इज Na, ये ठीक है। मैं इन दोनों के लिए कोड, एक तरीके से आप कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर सकते हो। इन दोनों के लिए ये A, ये B, इन दोनों का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा हम उसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटल की रेडियस, मेटेलिक रेडियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है
कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं। कोवलेंट रेडियस शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से बनता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और वो भी एटम के बीच में। वंडरवाल मॉलिक्यूल के अंदर और मेटेलिक मेटल के अंदर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है, वंडरवाल रेडियस कोवलेंट रेडियस से बड़ी होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और फिर कोवलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या होता है आपका, मेटेलिक रेडियस कोवलेंट रेडियस से बड़ी होती है। तो ये आपका आएगा मेटेलिक रेडियस, लास्ट में आपका आएगा कोवलेंट रेडियस।